प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अनुपम ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि मेरा नाम अनुपम सिंह है, मैं आप लोग के लिए 12th क्लास यूपी बोर्ड की मैथमेटिक्स लेके आऊँगा। आज हम लोग फर्स्ट डे स्टार्ट करने जा रहे हैं आव्यूह। ये आपके बुक नंबर 1 पहले भाग के दूसरी इकाई का फर्स्ट चैप्टर है आव्यूह। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इजी चैप्टर है, हमें इसे आज समझना है। आज हम फर्स्ट पीरियड में आव्यूह की परिभाषा समझेंगे, आव्यूह को निरूपित कैसे करते हैं, मीन्स उसका निरूपण सीखेंगे, आव्यूह का क्रम सीखने वाले हैं और हम आव्यूह के प्रकार की भी आज में हम लोग बात करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बटन को आप हिट करिए ताकि आगे आने वाली जो भी और वीडियोज हैं उसे आप अच्छे से देख सकें, समझ सकें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आव्यूह। और आव्यूह की सबसे पहले डेफिनेशन, mn संख्याएं चाहे वो वास्तविक हैं या फिर काल्पनिक हैं। आपने 11th क्लास में काल्पनिक संख्याएं सीख ली हैं जिनको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, 6i 3i, ये सब काल्पनिक संख्याएं हैं। तो वास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, इनके आयताकार सारणिक रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आव्यूह कहते हैं। जैसे a b c e f g, ये एक आयताकार व्यवस्था है, आयताकार सारणिक है, इसे हम लोग आव्यूह से परिभाषित करते हैं। अब ये ABCD है या ये नंबर्स भी हो सकते हैं, 5 6 7 8 9 10, ये भी एक आयताकार व्यवस्था है। इवन वर्ग को भी हम लोग आयत कहते हैं। अगर ऐसे लिखा है आपका A11 A12 A21 A22, इस आयताकार व्यवस्था को भी हम लोग आव्यूह बोलते हैं। तो आव्यूह mn संख्याओं का एक आयताकार सिस्टम है, आयताकार व्यवस्थित तरीके से उसको रखना ही आव्यूह कहलाता है। अब m और n क्या है ये आपको जानना है। m इसमें पंक्ति कहलाती हैं और n जो है वो हमारा स्तंभ कहलाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ पाओगे m और n के बारे में, तब जाके हमारे आव्यूह की परिभाषा क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए हमने लिखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये क्षैतिज जा रही है, इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं, इसे रो 1 कहते हैं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में पंक्ति को बोलते हैं रो, तो R1 से डिनोट करते हैं बेटे। ऐसे ही ये आपका R2 कहलाएगा। और जो ग्राउंड के जो जमीन पे लंबवत हैं, इसे हम लोग स्तंभ कहते हैं, कॉलम C1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आप लोग C2 से रिप्रेजेंट करोगे और ये हमारा C3 से रिप्रेजेंट कराएगा। तो टोटल 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। तो देखना है ये 2 गुणे 3 यानी कुल 6 संख्याएं हैं जिन्हें मैंने 2 पंक्ति और 3 स्तंभ के आयताकार सारणी के रूप में प्रदर्शित किया है। तो इस तरह के प्रदर्शन को ही हम लोग आव्यूह कहते हैं। अभी हम इन्हीं नंबर्स को, मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, अगर आप ऐसे लिखोगे इसको A11 A12 A13 A21 A22 और A23, संख्याएं वही हैं लेकिन इनका जो व्यवस्था है, इनको जो रखने का तरीका है वो आयताकार नहीं है। और अगर ये आयताकार नहीं है तो हम इसको आव्यूह नहीं बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इसकी परिभाषा क्लियर हो गई है। फिर से एक बार थोड़ा सा तेजी से आपको समझना है, परिभाषा क्या है इसकी आव्यूह की। mn संख्याओं के आयताकार सारणी के रूप में प्रदर्शित करने को ही हम लोग आव्यूह कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमने बात की वो था आव्यूह का निरूपण, किस तरीके से हम आव्यूह को निरूपित करते हैं और उसके अवयव क्या होते हैं, हम उसके बारे में बात करने चलते हैं। सेकेंड टॉपिक वो है आव्यूह का निरूपण। ठीक है, इंग्लिश के कैपिटल लेटर फॉर एग्जांपल ABCD या आप कुछ भी इसमें से ले लो, इनसे हम आव्यूह का निरूपण, इनका नाम रखते हैं और आव्यूह के अवयवों को हम लोग
ये आपने बड़ा ब्रैकेट इसको कह सकते हो, बड़े कोष्ठक के अंदर हम इनके अवयवों को रखते हैं। जैसे a = 2 3 4 5 ये एक आव्यूह है, आव्यूह A से हम इसको बोल सकते हैं। ये 2 क्या है, आव्यूह का एक अवयव है, 3 आव्यूह A का एक अवयव है। तो ये जो इसके अंदर आपको दिख रहे हैं ये आव्यूह के अवयव कहलाएंगे। इनको जहां तक प्रदर्शित करने की बात है, A से भी कर सकते हो, कुछ टाइम आपको B से ही मिलेगा, कभी कभी आपको C से ही मिलेगा। तो सिंपली आपको बोलना है कि इंग्लिश के अल्फाबेट लेटर ABC से हम लोग आव्यूह को प्रदर्शित करते हैं, इनके अवयवों को बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं बेटे। हाँ, एक बात आपको स्पेशली ध्यान रखना है, कभी कभी किसी बुक में आपको ये इस तरीके से भी ब्रैकेट मिलेगा, जैसे यहाँ पे 2 3 5 6 ये भी एक आव्यूह का ही पार्ट है, लेकिन रेयर केस में, बहुत कम बुक में ऐसा मिलेगा। ज्यादातर आपको इस तरीके के बड़े ब्रैकेट में ही आव्यूह के अवयवों को प्रदर्शित किया जाएगा। तीसरे नंबर पे आव्यूह का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आते हैं। आव्यूह के क्रम से रिलेटेड m × n होगा। सीधी बात है, अगर किसी आव्यूह में 4 मान लीजिए पंक्ति है और 3 उसमें स्तंभ है, तो 4 पंक्ति और 3 स्तंभ वाले आव्यूह का जो क्रम होगा वो हो जाएगा 4 × 3। 2 ही पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है तो उसका क्रम क्या हो जाएगा 2 × 2। इसी तरीके से 3 पंक्ति और 4 स्तंभ वाले, ध्यान रखना है कि पहले पंक्ति आएगा और बाद में स्तंभ आएगा। 10 पंक्ति हैं और 6 स्तंभ हैं तो आप उसको 6 × 10 ना बोल करके 10 × 6 बोलना है कि दी गई जो मैट्रिक्स है वो 10/6 यानी कि दिया गया रूप 10 × 6 का है, उसका क्रम 10 × 6 का है। तो ये इंपॉर्टेंट है। m पंक्ति तथा n स्तंभ वाले आव्यूह का क्रम कहलाएगा m × n। एक इस पे एग्जांपल के थ्रू मैं बोलना चाहूँ, यहाँ पे Ax = मान लो मैं B से प्रदर्शित करने जा रहा हूँ इस बार। ये हो गया आपका A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 और A24। अभी मैं 112 A12 की बात करूंगा, फिलहाल मैं इसके क्रम की बात कर रहा हूँ बेटे। इसमें पंक्ति कितनी है बच्चों, पंक्ति 2 है। स्तंभ कितने हो रहे हैं बेटे, स्तंभ 4 हो रहे हैं। देखना, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। तो 2 पंक्ति और 4 स्तंभ हैं, तो इनका जो क्रम होगा वो होगा आपका 2 × 4। ये मैंने पहले आपसे क्लियर कर दिया है, पहले पंक्ति आनी है और बाद में स्तंभ आना है। तो आपको आव्यूह का क्रम क्लियर हो गया होगा। मैं इस पे 1-2 एग्जाम्पल जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेता हूँ और फिर मैं आऊँगा। जो हमारा 4th आज का टॉपिक था वो था आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं, कितने कितने टाइप के आपको आव्यूह के सीखने हैं बेटे, किस किस टाइप के आव्यूह होंगे उसकी बात करते हैं। लेकिन उसके पहले 1-2 छोटे छोटे एग्जाम्पल। एक तो आपको ये समझना है मेरे स्टूडेंट, जैसे मान लो यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 और 8 है। चलिए अगर मैं इसके क्रम की बात करूँ तो बिल्कुल साफ है। यहाँ पे 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, तो क्रम तो हो गया 2/2 का। एक अभी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये सीखना है, A11 इसको संलग्न कहते हैं, जहाँ पे छोटे से लगे होते हैं। संलग्न का जो पहला नंबर वो पंक्ति को दिखाता है और जो दूसरा नंबर है वो आपके स्तंभ को दिखाता है। यहाँ पे A11 से मतलब हो गया कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। ऐसे ही A12 की अगर मैं बात करूं तो इस संलग्न का जो पहला अक्षर है, पहला सही नंबर है वो क्या है 1 है, यानी कि पंक्ति तो पहली ही है। लेकिन जो दूसरा नंबर है वो क्या है 2 है, यानी कि ये स्तंभ कौन सा है, दूसरा है। कोई आपसे बोले पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव क्या है तो आपको क्या बोलना है 4 बोलना। लेकिन वो इतना लंबा ना बोल के सिर्फ आपसे बोलता है कि A12 की वैल्यू बताओ। तो A12 का सेंस हो जाता है कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव बताना है। इसी प्रकार से इसे हम लोग क्या बोलते हैं A21। क्यों? क्योंकि ये दूसरी पंक्ति का अवयव है और पहले स्तंभ का। आप देखना ये पंक्ति नंबर 2 है और ये स्तंभ नंबर 2 है। और अगर मैं 8 की बात करूं तो ये हो जाता है A22, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। और ये भी बता दूं स्टूडेंट्स, हमेशा जो सबसे लास्ट में आता है वही इसका ऑर्डर भी कहलाता है। आपने देखा यहाँ पे A22 सबसे लास्ट में आता है और इसका ऑर्डर भी क्या है आपका 2/2 का है।
तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन सिर्फ याद रहेगा कि मैट्रिक्स ए दे देंगे 3 4 5 8 और आपसे बोलेंगे A22 की वैल्यू बताओ। बस आपको A22 की वैल्यू बताना है, तो आपको सीधा बता देना है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 8 होगा। बहुत सिंपल चैप्टर है आपका, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्लस माइनस की बात नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन पे ध्यान देना है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जितना ज़्यादा क्लियर होगा आप इसको उतने अच्छे से समझ पाओगे, जान पाओगे। कभी कभी आ जाएगा कि एक अवयव है जिसमें कुल 4 अवयव हैं, अवयव में 4 अवयव हैं और आपको उनके जो संभावित क्रम है वो बताना है। संभावित क्रम से मतलब है किस किस क्रम का वो अवयव हो सकता है। तो आपको दिमाग में रखना है कि कैसे कौन से 2 नेचुरल नंबर हैं, 2 प्राकृतिक संख्याएं याद रखना है। कभी भी पंक्तियां या जो भी स्तंभ हैं वो डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, या तो पंक्ति 3 होंगी या 4 होंगी। 3.5 पंक्ति का कोई मतलब नहीं बनता है। तो 2 ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनकी गुना 4 होगी वो इसके संभावित क्रम हो जाएंगे। तो एक तो आपको बोलना है कि सर 2/2 क्यों 2 क्या होता है 4, यानी कि दिए गए अवयव में 2 पंक्ति हो सकते हैं और 2 स्तंभ हो सकते हैं। एक आपको बोलना है सर 4×1, ऐसा क्यों? क्योंकि 4×1 यानी कि 4×1 का भी वो पंक्ति हो सकती है और एक नंबर और ले सकते हो 1×4। इतने क्रम की मैट्रिक्स हो सकती है, इतने क्रम का वो अवयव बन सकता है अगर उसके अंदर 4 अवयव हैं। ये तो आप समझ गए हो। फिर ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे इसका मतलब हुआ 4 पंक्ति और एक स्तंभ। जैसे हमने बोल दिया A=A1 A2 A3 A4, ये एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसके पंक्ति की बात करूं तो उसमें 4 है, इसके स्तंभ की बात करूं तो खाली 1 है। तो ये 4/1 का एक अवयव हो गया। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं बेटे? वो हैं आपके 4। 1/4 का आप समझ सकते हो, A1 A2 A3 A4, ये हो गया आपका A1। चलो इसका ऑर्डर क्या है बेटे? इसका ऑर्डर है 1/4। क्लियर है स्टूडेंट? तो हमने यहाँ तक क्लियर किया है। अब आप समझ गए होंगे अगर इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट हैं, बहुत तेजी से मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ। अगर 6 एलिमेंट हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है? 6/1 हो सकता है, 1/6 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, और आई थिंक कोई भी 2 नंबर नहीं है जिनका प्रोडक्ट 6 हो। तो उसके संभावित जो ऑर्डर हैं वो 6/1 या 1/6, 2/3 या 3/2 हो सकता है। एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। उस नंबर पे जो हमने बात की थी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका अवयव के प्रकार। क्योंकि आप अवयवों को, कई तरह के अवयव होते हैं, अवयवों के प्रकार आप उसको समझते हैं। क्रम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले नंबर पे यही होना है, दूसरे पे यही होना है। बस आपको उनको एक एक को याद रखना है कि अवयव इस टाइप के हो सकते हैं। इसमें से चलिए मैं पहले नंबर पे लिख देता हूं पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, आप अगर नाम को बहुत अच्छे से समझोगे तो उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं। एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या सिर्फ 1 होगी। स्तंभ कितने हो जाए? 1 पंक्ति वाले अवयव को हम पंक्ति अवयव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर एक अवयव का मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। जैसे आपने लिखा है 3 4 5, चलो इसको हम 20 से प्रदर्शित कर देते हैं। आपको अगर मैं इसके क्रम की बात करूं तो आप बोलोगे इसका क्रम है 1/3। 1/3 क्यों? 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो अगर इसमें 1 पंक्ति है, अब स्तंभ 3 हो या 1 और भी होते, 4 भी होते, तो हम इसे पंक्ति अवयव बोलेंगे। बिकॉज ये पंक्ति अवयव की डेफिनेशन को जस्टिफाई करता है। पंक्ति एक ही है, स्तंभ कितने हो जाए वो फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं, वो है आपका स्तंभ अवयव। अब आप अगर पंक्ति अवयव की परिभाषा से हिसाब लगाओगे तो आप लोग खुद इसको समझ सकते हो। एक ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या सिर्फ 1 होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ अवयव बोलेंगे। किस तरीके से? ये आप देख सकते हो A 3 4 5। अब इसको हमने क्षैतिज ना लिखे ऊर्ध्वाधर लिखा है। इसका क्रम क्या है बच्चों? इसका क्रम है 3 × 1।
तीन स्तंभ, आपके तीन पंक्ति हैं और एक आपका स्तंभ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है नोट करके कि जो पहला है, पहली संख्या आपका पंक्ति दिखाएगी और जो दूसरी संख्या है वो आपको स्तंभ बताएगी। पहले पंक्ति आएगा, बाद में स्तंभ आएगा। तो यहाँ पे पंक्ति कितनी है? 3 और स्तंभ कितने हैं? 1। तो एक स्तंभ वाले आव्यूह को हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं दोनों को अगर मैथमेटिकली बहुत छोटे छोटे एक एक लाइन में अगर इनको डिफाइन करना चाहूँ तो कई बार आप ऐसे भी देखोगे, मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ, IJ की बात करेंगे बाद में, 1 into m। यदि मैट्रिक्स AIJ जिसका क्रम है 1 into m, तो इस क्रम के आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब यहाँ पे 1 लिखा है, 1 सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंक्ति क्या हो गई? 1 हो गई। m मुझे नहीं पता, m 10 भी हो सकता है, 20 भी, 50 भी, यानी स्तंभ कितने हो सकते हैं? इस आव्यूह में जो पंक्ति है वो 1 है और एक पंक्ति वाली आव्यूह को पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। ऐसे ही अगर स्तंभ आव्यूह को आप मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहो तो आप बस इतना बोल दोगे, A इक्वल टू AIJ, ये इस तरीके से m into 1 क्रम वाले आव्यूह को हम स्तंभ आव्यूह बोलते हैं, बिकॉज इसमें स्तंभों की संख्या क्या होती है? 1 होती है। तीसरे नंबर पे आ रहा है आपका शून्य आव्यूह। ये बिल्कुल नाम से स्पष्ट है बेटे, ऐसा आव्यूह, क्रम उसका कुछ भी हो, पंक्ति उसमें कितने भी हो, स्तंभ उसमें कितने भी हो, बस आपको ध्यान रखना है वो आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम लोग शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे B इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। आप देख रहे हो इसमें हर एक अवयव शून्य है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? शून्य। तो ये बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 4th नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका आने जा रहा है वो है वर्ग आव्यूह। 4th नंबर पे आपका है वर्ग आव्यूह। इंग्लिश में हम लोग इसे स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और वर्ग आपको पता है एक ऐसा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती है, उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो सॉरी, अब आप देखना है वर्ग आव्यूह, मैंने वर्ग की डेफिनेशन दी, एक ऐसा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान होती है, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग आव्यूह में क्या बोलना है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, उसे हम वर्ग आव्यूह बोलेंगे। जैसे ये 2 3 5 7, इसका क्रम क्या है? इसका क्रम है 2/2। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ है, तो इसका क्रम हो गया 2/2। और जब भी पंक्ति और स्तंभ समान होंगे तो इसका नाम क्या होगा? ये एक वर्ग आव्यूह है। इवन में ऐसे भी ले लो, अगर यहाँ पे 3 4 5 6 8 9 10 11 12, ये ठीक, ये भी आप देख रहे हो इसमें 3 स्तंभ हैं और 3 ही इसमें पंक्ति हैं, तो इस टाइप के आव्यूह को भी हम लोग क्या बोलेंगे? हम इसे वर्ग आव्यूह बोलेंगे। अगर आपको इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना है, जो कि बहुत कम वर्ड में लेकिन एक सॉलिड डेफिनेशन होती है, आपको ऐसे बोल सकते हो बेटे कि मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ m into m या n into n क्रम के आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब m into m से क्या मतलब हो जाता है? किसमें जितने रो हैं उतने ही पंक्ति। कुछ लोग ऐसे ही बोलेंगे m गुने n क्रम जिसमें कि m बराबर n है, यानी अगर पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और भी आव्यूह हैं, अभी इकाई आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है, वो हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बात करेंगे। और आज हम लोग यहाँ तक अभी पढ़ रहे हैं। अभी हमने आज 4 बातें सीखी बेटे। कौन कौन सी? आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह का निरूपण, आव्यूह का क्रम और चौथे नंबर पे आव्यूह के प्रकार, जिसमें अभी भी और कुछ टाइप के बच रहे हैं। और इनको आगे पढ़ने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, वो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है कि आप लगातार वीडियो देखने के लिए और ऑनलाइन अपने घर पे भी बैठ के आप अच्छे से अपनी एजुकेशन को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का डबल बटन क्लिक करिए जिससे आप लोग को वीडियो मिलती रहे। और साथ में अगर आप इनके डेफिनेशंस
या और ज़्यादा एग्जाम्पल चाहते हो, या आप NCERT के बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन चाहते हो, तो ये मैं क्लियर कर दूं, ये हमारे पास ये चित्रा प्रकाशन की एक्टिव गणित के नाम से ये बुक है आपके पास। इसमें आपको NCERT के सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, और उसके सबसे पहले आपको एक डेफिनेशंस मिलेंगी, हर एक बात की डेफिनेशन मिलनी है जिसको आप अच्छे से जान सकते हो, समझ सकते हो, और अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से आप मार्क्स गेन कर सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। इन तमाम बातों के लिए आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। आज यहाँ तक, थैंक यू सो मच।